हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर की वीडियो लाता हूँ डेली, ठीक है, वो भी मैप के साथ। और आज है 11 जुलाई, तो आज की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होगी उसको यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट लोकेशन होगा उसको मैं मैप में दिखाऊंगा। तो देर करते हुए शुरू करते उससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ CSKCM क्लासेज में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़, ठीक है। और यहाँ पे आप विजिट करें डेली, और अब मेरी वीडियो को आप देखते रहें, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा सीखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। आपको पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है, ठीक है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शन है, और इसका सही जवाब है 11 जुलाई। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये देखिए, एक सुंदर सी तस्वीर है, ठीक है। एनिमेटेड ही है लेकिन है सुंदर ही। यहाँ पे देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए कैसे पुरुष और महिला, कहने का मतलब मेल और फीमेल दोनों लोग एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए खड़े हुए हैं, ठीक है। ये एक सुंदर तस्वीर है। सुंदर इसलिए क्योंकि अगर इस तरह से इक्वलिटी आ जाए हमारे समाज में, तो समाज बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर जाएगा, ठीक है। बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर जाएगा, और बहुत ही अच्छा होगा पूरे विश्व के लिए। तो इस बार की थीम क्या है, थीम देख लेते हैं इसका। अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, ऑफ लिफ्टिंग द वॉइसेज ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड्स इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज, ठीक है। वही कह रहा है इसमें भी कि अनलॉक करिए जो महिलाएं और जो बच्चियां हैं, ठीक है, लड़कियां हैं, उनकी वॉइस को अनलॉक करिए, मतलब उनको बोलने दीजिए, उनको स्वतंत्रता दीजिए बोलने के लिए, जिससे कि हमारा विश्व बहुत एक अनंत ऊंचाइयों पे जाए, वहाँ पे अनंत संभावनाएं आ जाए हमारे विश्व में, ठीक है। क्यों, कैसे संभावना आएगी, जब इक्वलिटी होगी तभी संभावना आएगी, ठीक है। तो ये थीम है। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। तो 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, और 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। अगर मैं जेंडर इक्वलिटी की बात करूँ, जेंडर इक्वलिटी की बात आ गई, पॉपुलेशन की बात आ गई, तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 2022 में जो था ना, 2022 में भारत की जो रैंक थी वो 135 थी, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 135 थी 2022 में। लेकिन भारत ने इस बार ग्रो किया, और इस बार इसकी रैंक है 127, ठीक है। 127 इस बार इंडिया की रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। इस बात को आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन करने दीजिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय करने दीजिए, रोजगार करने दीजिए, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने दीजिए। कहने का मतलब ये सब जो मेजरमेंट्स हैं उनको मिला के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बनता है, ठीक है। तो आगे चलें। ये देखिए, अगर जनसंख्या की बात आ गई तो एक और प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सी होगी, इंडिया, ठीक है। ये चाइना को बीट कर चुकी है, ठीक है। और ऐसा कौन कहा, यूनाइटेड नेशन जो पॉपुलेशन फंड है, उसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की और कहा कि भारत जो है चाइना को बीट कर चुका है जनसंख्या के मामले में। ओके, तो ये रहा इससे संबंधित कुछ प्रश्न। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यहाँ पे देखते हैं कि अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये इंडिया का है, जिसे हम DGCA बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए किसके साथ समझौता किया है। अनमैन्ड, साफ जाहिर है इसका मतलब कि अनमैन्ड मतलब मानव रहित होगा वो, जो जिस एयरक्राफ्ट की बात की जा रही है। ज़्यादातर ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, आपको मैं बता दूं, ड्रोन के लिए ड्रोन शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ड्रोन आप जानते ही हैं, ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होता है। कैसे, क्योंकि उसमें कोई मानव नहीं बैठ के चलाता है, कोई इंसान उसमें बैठ कर नहीं चलाता है, बल्कि वो बाहर से कंट्रोल किया जाता है, दूर से कंट्रोल किया जाता है उसको, इसलिए उसे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट कहते हैं। तो इसके लिए किसके साथ समझौता किया गया, तो ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, EASA, यानी कि यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी जो है, उसके साथ DGCA ने समझौता किया है, ठीक है, कि हम लोग ड्रोन के मामले में काम करेंगे, ड्रोन से रिलेटेड जो भी चैलेंजेज है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो भारत उनसे सीखना चाहता है, भारत सीखेगा तो अपने यहाँ ड्रोन जैसी पॉलिसी लाएगा, ठीक है। भारत ड्रोन की पॉलिसी लाया था 2021 में, और 2021 में पॉलिसी लाया था, उस समय कहा गया था कि कोई भी अगर ड्रोन उड़ाया जाएगा तो उसका वजन 300 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी जल्दी उसमें सुधार किया ड्रोन पॉलिसी में भारत ने, और कहा कि अब उसका वजन 500 किलोग्राम तक किया जा सकता है, ठीक है। आप कर सकते हैं 500 किलोग्राम तक। अगर ड्रोन के मामले में भारत बाहर से सीख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उससे बहुत ही फ़ायदा होगा। जैसे कि देखिए फ़ायदा किस तरह का होगा, यहाँ पे मैं ये दिखा रहा हूँ। देखिए, अभी आपको पता होगा कि चेन्नई में
एक ड्रोन पुलिस यूनिट बनाई गई है। ठीक है, ये भारत में इस तरह का पहली यूनिट है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो जब ड्रोन से संबंधित हम जानकारी लेंगे, उसके फ़ायदे हमें पता रहेगा, तो आपको उससे संबंधित कार्य करने में भी आसानी होगी। तो ड्रोन पुलिस यूनिट बन गई, यानी कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और ये डीजीसीए ने किससे कोलैबोरेट करके भी बना रहा है, तो ईएसए से। ठीक है, तो आपका सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी। ठीक है, मैं भी कुछ यहाँ पर समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, जो ईएसए है, ठीक है, ये पूरा जो यूरोपियन यूनियन है उसके तहत ये काम करता है। ठीक है, उनके लिए ये काम करता है। तो ये वाला जो मैप आप देख रहे हैं, ये पूरा विश्व का मैप है, अपना सुंदर भारत है, ये यूरोप का पार्ट है। लेकिन सभी यूरोप के देश यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये जो ब्लू टाइप का आपको दिख रहा है ना, ये ब्लू जो भी देश हैं, ये यूरोपियन यूनियन में शामिल ये यूरोपियन यूनियन में शामिल हैं। ठीक है, और ये आपको पता है यूनाइटेड किंगडम अभी यूरोपियन यूनियन से बाहर हो चुका है, तो इसको रेड में यहाँ पे दिखाया गया है। तो आगे चलें, अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न जाने से पहले मैं बता देता हूँ, बाकी जो कंपनी है, लॉकहीड मार्टिन हुआ, ठीक है, या बोइंग कंपनी हुआ, ये भी एयरक्राफ्ट के मामले में बहुत ही चर्चित कंपनियाँ हैं। तो ये अमेरिकन कंपनी है, इनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस देश ने अपना पहला घरेलू, ठीक है, इंडिजिनियस की बात की जा रही है, अभी हाल ही में किस देश ने अपना घरेलू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन किलीन, ठीक है, ओपन किलीन या ओपन काइलिन इसको कहा जा रहा है, लॉन्च कर दिया है। ठीक है, यानी कि अब ये दूसरे देश के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, सिंपल समझ लेते हैं। आपकी मोबाइल है, आप मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो प्रोग्राम पहले से फिट किया जाता है उसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। वही जो है आपके मोबाइल या लैपटॉप को रन कराता है, वही चलाता है। ठीक है, उसी से आपका मोबाइल ऑपरेट होता है, ठीक है, या लैपटॉप ऑपरेट होता है। तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो घरेलू ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से देश ने अभी डेवलप किया, स्काईलाइन के नाम से, ओपन काईलाइन के नाम से। तो इसका सही जवाब है चीन। चीन ने ऐसा कर लिया है, और ऐसा काम माना जा रहा है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है। चीन इसलिए ऐसा कर रहा है कि वो अमेरिका और रूस जैसे देशों पे अपने डिपेंडेंसी को ख़त्म करना चाहता है। आपको पता ही है चाइना का व्यवहार क्या है, वो अपने आप को एक खुद विश्व का नेता या फिर एशिया का नेता के रूप में अपने आप को उभारना चाहता है। तो इस तरह से वो प्रोग्राम, इस तरह से काम वो करता रहता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है चीन, और उसने ओपन काइलिन नामक एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस तरह से चाइना रिलीज इट्स फर्स्ट ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन। ठीक है, तो भारत ने भी इस तरह से एक ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था, लेकिन ये सिर्फ मोबाइल के लिए किया था, और जिसका नाम था भारोस। ठीक है, भारत द्वारा किया गया था, जिसका नाम था भारोस, और ये आईआईटी मद्रास ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो अगर चीन की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ चीन का मैप, और यहाँ देखिए अपना सुंदर भारत है, इसके नॉर्थ में ही पड़ता है चीन। ठीक है, तो ये सुंदर भारत है, इसके नॉर्थ में आप देखेंगे ये चीन है। इसमें एक बहुत ही पॉपुलर नदी है चीन की, जिसका नाम है यांगसी। इस बात को याद रखेंगे, ये है यांगसी। ठीक है, और इसके नॉर्थ में ये बीच में मंगोलिया है, उसके बाद रूस पड़ता है, और चीन की राजधानी बीजिंग है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले मैं जो ऑप्शन था उसको बता देता हूँ। साउथ अफ्रीका में आपको पता है कि ब्रिक्स समिट होने वाला है, 2023 का ब्रिक्स समिट कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, इसमें जो है ना ब्रिक्स समिट में ये इसमें रोटेशनल होता है। जैसे कि मान लीजिए अभी एस फॉर साउथ अफ्रीका है लास्ट में, ठीक है, उसके बाद फिर ये घूम के बी पे आ जाएगा, यानी कि अब फिर अगली जो समिट 2024 में होगी वो ब्राज़ील में होगी। ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पे COP28 यानी कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, जो जलवायु परिवर्तन पे होती है ये मीटिंग, वहाँ पे होगा, संयुक्त अरब अमीरात में होगा COP28। ठीक है, जापान की बात करें, जापान में G7 की मीटिंग हुई है जापान में। ठीक है, और वहाँ पे क्वाड मीटिंग भी हुई है जापान में, क्योंकि क्वाड होने वाली थी सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होने वाला था, लेकिन वहाँ से किसी कारणवश वो ऑस्ट्रेलिया ने ऑर्गेनाइज नहीं कराया क्वाड मीटिंग, तो क्वाड हुआ था जापान में, और G7 की समिट भी हुई थी जापान में। ठीक है, चलिए, तो इससे संबंधित जो यहाँ पे प्रश्न था, ऑपरेटिंग सिस्टम, घरेलू ऑपरेटिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया, तो चीन ने। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मो जंगल जामी योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो ये इसका सही जवाब है उड़ीसा सरकार ने। और इनको आप देख के पहचान गए हो कि ये हैं नवीन पटनायक जी, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, और इन्होंने मो जंगल जामी योजना की शुरुआत की। इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत जो भी एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ठीक है, जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उसके बाद जो वनवासी हैं,
उनको जो अधिनियम 2006 में प्रावधान दिया गया उनके तहत जंगल से संबंधित जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं उनमें इनको अलाउ किया जाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज करें। कैसे यूज करेंगे ये सरकार बताएगी आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ पहुंचाया जाएगा जो जो वनवासी हैं और आदिवासी हैं, ठीक है, उनको, ठीक है। तो उसके लिए ये सरकार ने आदिवासियों के लिए ये स्कीम लॉन्च की है। तो आप इस बात को थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। मो जंगल जामी योजना किसने लॉन्च किया? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। तो उड़ीसा के मैप की बात करें तो ये देखिए अपना सुंदर भारत है, और यहाँ पे उड़ीसा स्टेट दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा संबंधित और कुछ बात कर लें तो उड़ीसा में ही पहली एग्री चैटबॉट यानी कि जिसका नाम था अमा क्रूस, ठीक है, अमा क्रूस जो एग्री चैटबॉट है उड़ीसा में लॉन्च किया गया था, ठीक है। अभी वहाँ पे एनीमिया को खत्म करने के लिए अम्लान पहल स्टार्ट किया गया था उड़ीसा में, ठीक है, अम्लान पहल स्टार्ट किया गया था। और जो ये उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाला और वेस्ट बंगाल वाला इलाका है यहीं पे चक्रवात मोका आपको देखने को मिला था, ठीक है, जो इस तट को हिट किया था, ठीक है। अभी जो उड़ीसा का अस्का पुलिस स्टेशन है वो भारत का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड उसने जीत लिया है, ठीक है। अभी यहीं पे उड़ीसा के तटों पे ही देखा जाए तो जो मैंग्रोव पिट्टा बर्ड है, मैंग्रोव करके एक पिट्टा बर्ड है, चिड़िया है, उसको यहाँ पे उड़ीसा में देखा गया है, ठीक है। अभी उड़ीसा के जो भुवनेश्वर है उसने इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो फुटबॉल से संबंधित है उसको होस्ट किया है, ठीक है। अभी उड़ीसा के जो सीएम है उन्होंने ये कहा कि 2023 तक उड़ीसा क्या हो जाएगा, जो झुग्गी झोपड़ी होती हैं, स्लम होता है, उससे फ्री हो जाएगा 2023 के अंत तक उड़ीसा, ठीक है। और जग मिशन के लिए इसने उड़ीसा ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। एक और प्रश्न है यहाँ पे कि उड़ीसा ने हॉकी टीम इंडिया को स्पॉन्सर करने के लिए कहा है और वो भी 2033 तक ये स्पॉन्सर करेगा, ठीक है। तो आपका प्रश्न था कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मो जंगल जामी योजना की शुरुआत की है, तो उड़ीसा ने किया है, और इससे संबंधित कुछ और प्रश्न मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। तो आगे चलते हैं, जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। केरल ऑप्शन में था, तो केरल जो है ये जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना था केरल, ठीक है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान की जो सरकार ने ऐसा पॉलिसी स्टार्ट किया है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी जो सैलरी मिलती है वो टाइम तो मिलती ही है, अब वो चाहेंगे तो एडवांस में भी सैलरी ले सकते हैं। यानी कि मान लो एक मंथ में वो काम करना चाहते हैं, ठीक है, अभी वो काम कर रहे हैं, अभी काम उनका मंथ पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले भी वो सैलरी ले सकते हैं। हरियाणा जो 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में ताना बाता त्यौहार को गूगल ने डूडल बनाकर सेलिब्रेट किया है, ये किस देश का त्यौहार है ये आपको बताना है। तो गूगल जब डूडल बनाता है यानी कि कहने मतलब ये है कि वो अपने गूगल जो शब्द है ना उसको उस फेस्टिवल जो भी मनाया जा रहा है उस फेस्टिवल या फिर जो भी इवेंट है उसके माध्यम से वो सजाता है, ठीक है। तो ये देखिए गूगल शब्द को यहाँ पे देखिए, गूगल शब्द को किस तरह से डूडल बनाया गया है, ये ताना बाता त्यौहार के तरह से इसको डूडल बनाया गया है, ठीक है। तो यही होता है डूडल, ओके। तो ताना बाता त्यौहार कहाँ का है ये आपको बताना है, तो इसका सही जवाब है जापान। इसका सही जवाब जापान, जापान का है ताना बाता त्यौहार। और ये होता क्या, ये प्रेमी प्रेमिकाओं से संबंधित त्यौहार है। जैसे कि यहाँ पे एक कौन सा वो मनाते हैं, एक मिनट, जैसे कि देखें भारत में भी आपने देखा होगा वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, पश्चिमी देशों में वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, वैसे ही जापान में भी एक तरह से मान सकते हैं वैलेंटाइंस का ही यानी कि प्रेमियों का ये दिन होता है, मनाया जाता है, ठीक है। तो ये प्रेमी युगल से संबंधित है। जैसे कि एक कहानी थी, जापान में एक युवती थे, ठीक है, बहुत सालों पहले की बात है, ये बहुत कई सौ सालों की पहले की बात है। ये किंवदंती और ये देवताओं से जोड़ के ये कहानी बनी थी, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो दो प्रेमी युगल थे जापान में, ठीक है, वो लोग उनको अलग कर दिया गया था और उनको ये सजा दी गई थी कि आप सिर्फ साल भर में एक बार मिल पाएंगे, ठीक है। और वो दिन था ये तानाबाता त्यौहार वाला, ठीक है। इसी दिन वो लोग मिल पाएंगे साल भर में एक बार, और उनके मिलने की खुशी में ये तानाबाता त्यौहार मनाया जाता है जापान में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये कहानी थी, तो उससे संबंधित आप थोड़ा सा आप समझने के लिए मैं आपको बता दिया था। तो तानाबाता त्यौहार आपको जापान में देखने को मिलेगा। जापान की लोकेशन में आपको दिखा देता हूँ, अपना सुंदर भारत है, इसके नॉर्थ वेस्ट ईस्ट की तरफ जाएंगे तो इधर दिखेगा आपको जापान। मैं जूम कर देता हूँ, देखिए पूछा जाता है आपसे कि जापान का जो कहने मतलब आइलैंड है, आइलैंड से बना मिलकर ही बना है जापान। तो उनके आइलैंड को नॉर्थ टू साउथ बताना है आपको। तो सबसे नॉर्थ में दिखेगा होक्काइडो, उसके बाद दिखेगा होन्शु, उसके बाद दिखेगा शिकोकू, उसके बाद दिखेगा क्यूशु। और होन्शु जो है इसमें सबसे बड़ा आइलैंड है जापान का,
ठीक है। और होन्शु पे ही टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है, यहाँ पे स्थित है टोक्यो, ठीक है। अगर मैं ब्राज़ील की बात करूँ, ऑप्शन में जो दिया है, यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है कार्निवाल करके। ये विश्व का माना जाता है सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है विश्व का कार्निवाल, जो ब्राज़ील में स्थित है, ठीक है। वहाँ पे मनाया जाता है कार्निवाल। और अभी आपको पता है फ्रांस में बेस्टिल डे यानी बेस्टिल त्यौहार मनाया जाएगा, और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी इनवाइट किया गया है, और ये 14 जुलाई को मनाया जाएगा, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है? ये बहुत ही अच्छी पहल है अच्छी पहल इसलिए क्योंकि इसमें सोशल नेटवर्किंग का कमाल है। और इसमें क्या किया जाएगा कि सही जवाब तो पहले इसका बता दो, राजस्थान है, और ये अशोक गहलोत जी हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं राज्य की, उन्होंने कहा कि अगर 10 कल्याणकारी योजनाएं हैं, मान लीजिए 10 कल्याणकारी योजनाएं, उनको अगर कोई भी नागरिक राजस्थान का जो 13 वर्ष से ऊपर का है, उसकी आयु 13 वर्ष से ऊपर की है, वो इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाता है, उनको उनका लाभ प्राप्त कराता है, ठीक है। और इनका फुटेज, फोटो, वीडियो सहित हमारी साइट पे अपलोड करता है, तो वो जीत सकता है पुरस्कार, ठीक है। जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट है ये। ऐसे वीडियो बना के वो पुरस्कार जीत सकता है। लेकिन ऐसे नहीं बस वीडियो बनाना है, आपको पूरा उस लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन तक दिखाना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन दिखाना, उसके बाद उसको आप लाभ दिलवा दिए हैं उस योजना का, ओके। तो ये पूरे प्रोसेस को आप दिखाएंगे वीडियो से, तो आपको लाखों का इनाम मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये वहाँ के गवर्नमेंट की योजना है, और ये अच्छी बात है क्योंकि सोशल नेटवर्किंग पे बहुत ही लोग फेमस हैं, और बहुत ही लोगों का चैनल होता है, तो वो अपने साइट या चैनल के माध्यम से लोगों तक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। ये एक अच्छी पहल है राजस्थान सरकार की है, ठीक है। तो आगे चलें, तो मैं राजस्थान को मैप में दिखा देता हूँ। ये है राजस्थान, और ये पाकिस्तान से अटैच थोड़ा सा, सॉरी, ये बॉर्डर पूरा शेयर करता है राजस्थान, इसको आप देख लेंगे। और ये गुजरात है। आपको पता है कि बिपरजॉय तूफान गुजरात और राजस्थान को बहुत ही हैवी डैमेज किया था, और ये बिपरजॉय आया था अरब की खाड़ी में। आगे चलते हैं, तो और जो ऑप्शन में उनसे थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में तीसरा जो खेलो इंडिया गेम था, उसका यहाँ पे आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मणिपुर की बात करूँ तो मणिपुर में आपको पता ही कि हिंसा हुई थी, बहुत ही ज़्यादा लेवल पे हिंसा हुई थी। जो मैती जनजाति है वहाँ पे, ठीक है, कुकी जनजाति है, उनसे उनको रिलेट करके। और वहाँ पे मणिपुर में एक खंगजोम दिवस मनाया जाता है, शंघाई दिवस त्यौहार मनाया जाता है, योसांग त्यौहार मनाया जाता है मणिपुर में, ठीक है। तो आपका प्रश्न था कि किस राज्य सरकार ने राज्य की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। आगे चलें, अगला प्रश्न है कि किस राज्य को पीछे छोड़कर बिहार भारत का सबसे बड़ा MFI यानी कि माइक्रो फाइनेंस मार्केट बना है? ठीक है, माइक्रो फाइनेंस मार्केट बना है। तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु को बिहार, देखिए, बिहार ओवरटेक्स तमिलनाडु टू बिकम बिगेस्ट MFI मार्केट इन इंडिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बिहार है ना, वो छोटे स्तर पे, कह सकते हैं माइक्रो, जिसे कहा जा रहा है माइक्रो लेवल पे लोन बहुत ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। ये बैंकिंग जो संस्थाएं हैं उनसे लोन नहीं ले पा रहे हैं ये लोग, यहाँ के लोग। वो जो माइक्रो लेवल पे जो संस्थाएं हैं उनसे लोन ये लोग ले रहे हैं, ठीक है, जिसे हम गैर बैंकिंग संस्थाएं कहते हैं, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जिनके पास वित्त, जैसे कि बैंक तक पहुंच संभव नहीं हो पाती है, ओके। और वहाँ तक जैसे पहुँचने के लिए जो प्रोसेस होते हैं उससे ये लोग गुजर नहीं पाते कि ये करो वो करो, जिससे वो परेशान हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को लोन लेना है, मुझे ही लोन लेना है, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको भरनी पड़ती हैं, तो वो लोग नहीं भर पाते हैं, ना वो कागजात दे पाते हैं। तो इन इन जैसे लोगों के लिए ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बने हैं। और ये लोग क्या करते हैं, माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन है, वो लोग ऐसे लोगों को ही लोन प्रोवाइड कराते हैं जो जिनकी पहुँच बड़े बड़े बैंकों तक नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इस मामले में कोविड-19 के बाद से इस मामले में बिहार बहुत आगे निकल गया। वहाँ के लोग अपने रोजगार को शुरू करने के लिए छोटे छोटे लोन लेना शुरू कर दिए, और ये बिहार इस तरह से लोन लेने वाला भारत में सबसे बड़ा MFI मार्केट बन गया है, ठीक है। तो ये एक तरह से अच्छी भी पहल है, एक अच्छी शुरुआत भी है, एक अच्छा कदम भी कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा वहाँ पे लग रहा है कि लोग वहाँ पे जागरूक हो रहे हैं काम के प्रति, जिससे कि बिहार हो सकता है आने वाले समय में डेवलप कर सके, ठीक है। तो जैसे देखिए सूक्ष्म ऋण जो होता है ना इस माइक्रो फाइनेंस के तहत,
वो इसमें आप 1 लाख रुपये से ज़्यादा ऋण नहीं ले सकते हैं। ठीक है, भारत में अलग अलग देशों में अलग अलग प्रोसेस होता है, भारत में ये प्रोसेस है कि 1 लाख से ज़्यादा आप ऋण नहीं ले सकते, 1 लाख रुपये से ज़्यादा ऋण नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और एमएफआई जो होती है निम्न आय वर्ग के लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज अवेलेबल कराती है। वही मैं अभी तक आपको बता रहा था। और ये बिहार मैप में आप देख लीजिए यहाँ पे, और बिहार ही एमएफआई मार्केट में तमिलनाडु को ओवरटेक कर दिया है। तो आगे चलें, अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में इमर्जिंग पीस मेकर्स फोरम का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया जा रहा है। ठीक है, तो इमर्जिंग पीस मेकर्स फोरम का आयोजन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया जा रहा है। पीस मेकर देखिए क्या है, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखिए अगर इनकी साइट पे जाएंगे ना, पीस मेकर्स वाली जो साइट है, इनका यहाँ पे लिखा गया कि पीस इज आवर मिशन, हमारा काम ही है शांति का फैलाना। ठीक है, इनका काम है शांति फैलाना, ऐसा ही ये बोल रहे हैं। तो वो कैसे शांति फैलाएंगे? जो पूरे विश्व के, ठीक है, जो पूरे विश्व के यंग, कहने का मतलब यूथ एम्पावरमेंट को बढ़ावा देंगे, पूरे विश्व के यूथ को बढ़ावा देंगे, उनको बुलाएंगे एक जगह, उनसे आइडिया लेंगे। ठीक है, उनसे आइडिया लेंगे, कौन से आइडिया लेंगे? ठीक है, उनसे आइडिया लेंगे कि कैसे पूरे वैल्यू जो आपको मतलब अच्छे गुण हैं या अच्छे तरीके हैं शांति स्थापित करने के, वो क्या क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से। आपके धर्म में क्या कहा जाता है, आपके धर्म में क्या कहा जाता है, आपके देश में कैसे इसको स्थापित किया जा रहा है। तो ये सब वैल्यू को इकट्ठा किया जाएगा और स्प्रेड किया जाएगा। ठीक है, पूरे विश्व में ये पीस मेकर्स की थीम होती है और इसी बेस पे ये लोग काम करते हैं। ठीक है, तो इसका जो इसकी जो मीटिंग हो रही है वो जिनेवा में हो रही है। आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये हर साल अलग अलग कंट्री में मीटिंग इसकी होती रहती है। तो अभी मैं लोकेशन दिखा दे रहा हूँ, ये अपना सुंदर भारत है, ये आपको दिखेगा यूरोप, और यहीं पे है आपका जिनेवा, मैं जिसको दिखा दे रहा हूँ यहाँ मैप में। ये देखिए यहाँ स्विट्जरलैंड है और स्विट्जरलैंड में ही पड़ता है जिनेवा। ओके, तो आगे चलें। तो एक और प्रश्न है यहाँ पे देख लीजिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? गारंटी बजट पेश किया, लग रहा है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो देख लीजिए। गारंटी बजट पेश किया, तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक ने गारंटी बजट पेश किया। क्या गारंटी बजट पेश किया? इसने कहा कि हर साल हम 52,000 रुपये और 52,000 करोड़ रुपये का, यानी 52,000 करोड़ रुपये का खर्च करेंगे हर साल। और गारंटी बजट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो अपने 5 गारंटी, जैसे कि जो होता है ना मैनिफेस्टो, इलेक्शन से पहले एक मैनिफेस्टो लोग निकालते हैं, उसमें ये कहते हैं कि हम ये करेंगे, और इस पे ये लोग जीत गए हैं। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी हैं, उन्होंने गारंटी बजट पेश कर दिया है कि हम इसको पूरा करेंगे, हर साल 52,000 करोड़ रुपए एलोकेट करेंगे और इस गारंटी को पूरा करेंगे। गारंटी क्या क्या थी? गरीबों के लिए 10 किलोग्राम मुफ्त अनाज, घर की महिला की मुखिया के लिए 2,000 से 3,000 तक बेरोजगारी भत्ता, बिजली मुफ्त, बस का किराया मुफ्त, बस में जाना आना मुफ्त, ये सब यही होता है इनका मैनिफेस्टो। ठीक है, इसी को पूरा करने के लिए ये गारंटी बजट लाए हैं। और कर्नाटक में मैं दिखा दूं तो ये देखिए आपका, ये कर्नाटक है। ठीक है, और यहाँ के सीएम है सिद्धारमैया जी, अभी जो हाल ही में बने हैं। आपको अभी चर्चा में रहा होगा नोरा 50। तो नोरा 50 क्या है? सिंपल समझ लीजिए, ये एक तरह का एंटीना होता है। ये नेवल शिप है। ठीक है, ये जो आप देखे होंगे नेवल शिप के ऊपर, इसी को हम कहते हैं नोरा। ठीक है, इसी को कहते हैं नोरा। और ये नोरा 50 जो है जापान मेड बनाता है, और भारत और जापान के बीच में समझौता हुआ कि जापान नोरा 50 को भारत को भी देगा। ठीक है, तो ये एंटीना विशेष एंटीना, इसमें कई एंटीना जो होती हैं, सॉरी जो होता है उसको इसमें इंक्लूड करके एक नोरा 50 बनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको स्टील्थी बोला जाता है, यानी कि कई एंटीना को ये समाहित कर लिया अपने में, वो एंटीना दिखाई नहीं देंगे, इसलिए इसको स्टील्थी यूनिकॉर्न नोरा 50 कहा जा रहा है। एक तरह से एंटीना होता है जो कि नेवल जो शिप होती हैं उन दूसरे शिप से, या फिर जो नेवल बेसेज होते हैं उनसे इंटरेक्ट करने के लिए ये बनाया जाता है एंटीना। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे। नोरा 50 क्या है? एक तरह का एंटीना है जो जापान द्वारा निर्माण किया जाता है। अभी आपने सुना होगा कि स्पेस एक्स ने क्या किया है, मंगोलिया में अपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए वहाँ से मंजूरी मिल गई है। तो मंगोलिया ने कहा कि ठीक है, आइए हमारे यहाँ अपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट को यहाँ पे मतलब प्लेस करिए, करने मतलब यहाँ पे आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जल्दी कोई इस परियोजना को हामी नहीं देता है। हालांकि आने वाले समय में भारत भी इसमें एंट्री कर लेगा, तो भारत भी एंट्री कर लेगा तो सबको यहाँ पे डाटा मतलब अच्छे से मिलेगा, हाई स्पीड में डाटा मिलेगा। स्टारलिंक परियोजना क्या है? स्पेस एक्स कंपनी है जिसके सीईओ हैं एलन मस्क।
उनका ये सपना है कि ये पूरे विश्व को क्या करना चाहते हैं, सैटेलाइट के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, ये पूरे विश्व को सैटेलाइट के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं, जिसके माध्यम से आप हर विश्व के हर एक कोने में आप हाई स्पीड नेट प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अरे अरे यहाँ पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे तो नेट आ ही नहीं रहा है, अरे अरे ये ऐसे जगह है यहाँ पे तो 5G पकड़ ही नहीं रहा है। तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट का एलन मस्क जी का ये सपना है कि पूरे विश्व को ये इस सैटेलाइट प्रोजेक्ट से जोड़ दें, जिसके तहत वो लोग हाई स्पीड डाटा प्राप्त कर सकें। ठीक है, ये एक अच्छी पहल है। और मैं मंगोलिया का मैप दिखा दे रहा हूँ। ये मंगोलिया यहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है, जो नॉर्थ में रूस है और साउथ में चीन है, और इसकी राजधानी है उलान बटोर। तो फिलहाल आज के करंट में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी? हालांकि वीडियो आज थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी इसमें इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।